आज मैं आपको छावा फिल्म की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपके पास मौका हो तो फिल्म को थिएटर में जाकर जरूर देखें, क्योंकि बड़े पर्दे पर इसका एक्सपीरियंस ही कुछ और है। लेकिन जो लोग थिएटर नहीं जा सकते उनके लिए इस वीडियो में पूरी कहानी जान सकते हैं। ये मूवी कितना भी एक्सप्लेन करके बताऊं, उससे बेहतर फील आपको थिएटर में मिलेगी। ये फिल्म रोंगटे खड़े कर देने वाली है। एक सत्य घटना पर आधारित ये कहानी आपको अंदर तक झंझोर कर रख देगी। और विक्की कौशल ने तो आंसू ही ला दिया। क्या जबरदस्त एक्टिंग की है उन्होंने। आपके दिल और दिमाग दोनों पर ये फिल्म अपनी गहरी छाप छोड़ने वाली है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत होती है एक पावरफुल नरेशन के साथ, जो हमें बताता है कि जब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोग अपनी खुद की बचत और वजूद के लिए लड़ रहे थे, तब भारतवर्ष एक महान संस्कृति का निर्माण कर रहा था। सभी धर्मों के लोग एक परिवार की तरह रहते थे। लेकिन इस मिट्टी को बुरी नजर लग गई। 16वीं सदी में पानीपत का युद्ध जीतने के बाद मुगल सुल्तानत का परचम दिल्ली के तख्त पर लहरा रहा था। कई राजवंश और सुल्तानत अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे। अगले 100 सालों तक भारतवर्ष में मुगलों को हराने वाला कोई नहीं था। फिर आई 17वीं सदी, जब मुगलों का सबसे ताकतवर और निर्दयी शासक औरंगजेब गद्दी पर बैठा। उसने अत्याचार की हद पार कर दी थी। पर जब जब अत्याचार अपनी सीमा पार करता है, तब तब धरती पर एक महान पुरुष जन्म लेता है। इसी धरती पर एक महान शासक आए, जिन्होंने स्वराज्यों की जोत जलाकर मराठा साम्राज्य की स्थापना की। छत्रपति शिवाजी महाराज। उनका संघर्ष किसी एक धर्म के खिलाफ नहीं था, बल्कि तानाशाही और अत्याचार के खिलाफ था। उनकी बढ़ती ताकत से परेशान होकर औरंगजेब ने कई बार स्वराज पर आक्रमण किया, लेकिन हर बार हार गया। अगर कोई एक इंसान था जो मुगल सुल्तानात को ललकार सकता था, तो वो थे दक्षिण का शेर छत्रपति शिवाजी महाराज। अब हम देखते हैं कि औरंगजेब को एक बड़ी खबर मिलती है। दक्षिण का शेर मराठाओं का छत्रपति शिवाजी महाराज इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। औरंगजेब के दरबार में सब खुशी मना रहे होते हैं, लेकिन औरंगजेब कहते हैं ये कोई अच्छी खबर नहीं है। शिवाजी जैसा दुश्मन अब मिलेगा कहाँ। या अल्लाह, जन्नत के दरवाजे खोल देना, शेर आ रहा है। लेकिन सच्चाई ये थी कि मराठा साम्राज्य का अंत नहीं हुआ था, बल्कि मुगलों के विनाश की शुरुआत हो चुकी थी। बुरहानपुर का प्रबंधन संभाल रहा था औरंगजेब का एक वजीर खान जमान, जो सोच रहा था कि अब मराठों का खात्मा हो गया है, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन तभी वहाँ धमाकेदार एंट्री होती है छत्रपति संभाजी महाराज की। संभाजी महाराज और उनके साथी मुगल फौज पर जबरदस्त हमला कर देते हैं। जंग के दौरान संभाजी एक छोटे बच्चे को देखते हैं जो रो रहा होता है। बच्चा दुश्मन के तरफ का था, लेकिन संभाजी उसे उसकी माँ तक सुरक्षित पहुँचाते हैं। ये उनके इंसानियत का सबूत था। लेकिन खान जमान एक चाल चलता है। वो संभाजी को एक शेर के पिंजरे में डाल देता है। सोचता है कि अब इसका काम तमाम। पर संभाजी महाराज वो भी नहीं जो आसानी से हाथ आ जाए। वो शेर को अपनी ताकत से चीर फाड़ देते हैं। इसके बाद खान जमान को उसी मिट्टी में मिला देते हैं और एक दमदार डायलॉग बोलते हैं, शेर नहीं रहा, लेकिन छावा अब भी जंगल में घूम रहा है। इस घटना के बाद मुगल सुल्तानत का दिल दहल जाता है। अगर किसी ने मराठा साम्राज्य के विरुद्ध सोचने की भी हिम्मत की, तो उनके सपने छिन-भिन हो गए। संभाजी महाराज के कई साथी थे, लेकिन सबसे प्रिय थे कवि कलश। कवि कलश पहले मुगलों के बीच पले बड़े थे, लेकिन बाद में मराठों के बीच बस गए। लोग उन पे शक करते थे। उनकी निष्ठा पर संदेह होता था कि कहीं ये धोखा ना दे दे। संभाजी महाराज के पिता छत्रपति शिवाजी महाराज अब नहीं रहते और माँ भी बचपन में ही गुजर गई थी। संभाजी को अपनी माँ की बहुत याद आती थी। उन्हें जीवन का एक बड़ा सहारा उनके मामा हमीर थे, जिन्हें वो अपने पिता समान मानते थे। संभाजी महाराज ने बुरहानपुर पर आक्रमण इसलिए किया था ताकि मुगल सुल्तानात ये न सोचे कि मराठा साम्राज्य खत्म हो चुका है। उनका विश्वास था मराठों का अंत नहीं, मुगलों के विनाश की शुरुआत हो चुकी है। वो अपनी सेना से कहते हैं, इस जंग में हम हर कदम धर्म का सम्मान करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये युद्ध किसी एक धर्म के विरोध नहीं, बल्कि एक स्वराज्य बनाने का प्रयास है। एक ऐसे स्वराज्य का जहाँ हर धर्म का इंसान बिना किसी डर के जी सके। लेकिन संभाजी महाराज के स्वराज्य के सपने के रास्ते में सबसे बड़ा खतरा थी उनका मौसी सोराबाई। सोराबाई चाहती थी कि उनका बेटा राजा राम गद्दी पर बैठे, लेकिन तकदीर ने संभाजी को छत्रपति बना दिया। संभाजी महाराज की पत्नी
रानी का नाम था येसुबाई, जो उनसे बेपनाह मोहब्बत करती थी। उनके रिश्ते की कहानी भी इसी कहानी का एक गहरा हिस्सा है। जब औरंगजेब को पता चलता है कि बुरहानपुर का एक बड़ा हिस्सा छत्रपति संभाजी ने तबाह कर दिया है, तो वो अपनी फौज लेकर उसे खत्म करने निकल पड़ता है। उसे पता है कि संभाजी भी अपने पिता शिवाजी महाराज की तरह ही बहादुर और निर्दय योद्धा है। वो किसी से नहीं डरता जो अपनों के लिए जान दे दे, जो किसी भी दुश्मन का सामना कर ले। इसी बीच कवि कलश, जो संभाजी के सबसे भरोसेमंद साथियों में से एक है, अपनी कविताओं से सबको मोह लेते हैं। एक दिन संभाजी मजाक में कहते हैं, एक दिन तुमसे कविताओं की प्रतियोगिता करेंगे। तो कवि कलश मुस्कुराते हुए बोलते हैं, उसमें भी आप ही जीतेंगे महाराज। संभाजी हंसते हुए कहते हैं, कभी कभी समझ नहीं आता तुम मित्र हो, सेवक हो या हमारी छाया। तो कवि कलश जवाब देते हैं, हम तो नमक हैं महाराज, जब जहाँ जरूरत हो इस्तेमाल कर लीजिए। संभाजी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, फिर तो हम तुम्हें शत्रु के घाव पर लगाएंगे। लेकिन राज्य के अंदर भी एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा था। येसुबाई के भाई गनूजी और कान्होजी विनती करते हैं कि उन्हें गिरक पे प्रशासन का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। उनका कहना है कि शिवाजी महाराज ने उनके पिता से ये वादा किया था। येसुबाई इस बात पर विरोध करती हैं और कहती है कि ऐसा कोई वादा नहीं हुआ था। गनूजी गुस्से में बोलते हैं, तो इसका मतलब या तो हमारे पिता झूठ बोल रहे हैं या आप। बस इतना सुनते ही संभाजी भड़क जाते हैं। उनका शेर जैसा गरजना सब कुछ चुप करा देता है। तभी एक और धमाकेदार खबर मिलती है, औरंगजेब का बेटा अकबर संभाजी से मिलना चाहता है। पर क्यों? ये सवाल सबके दिमाग में घूम रहा था। संभाजी के गुप्तचर जो मुगल इलाके में छुपा था, एक और बड़ी बात बताता है। औरंगजेब की 8 लाख की फौज, 50,000 घोड़े, 30,000 हाथी, करोड़ों की संपत्ति लेकर एक व्यक्ति को मारने निकली है। संभाजी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अगर औरंग कहीं भटक जाए तो उसे हमारी तरफ मोड़ देना, तब तक हम उसके सुपुत्र की खातिरदारी कराते हैं। संभाजी अकबर से मिलने जाते हैं। वहाँ अकबर एक और बड़ा राज खोलता है, आपके ही अपने आपको मारने की साजिश रच रहे हैं। अकबर बताता है कि संभाजी की मासी सोराबाई ने उसे संदेश भेजा था, पहले संभाजी को मारो, फिर मिलकर औरंगजेब को हरा देंगे। संभाजी गुस्से से कहते हैं, हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, पर एक वचन देते हैं, जब तक तुम दक्षिण की धरती पर हो औरंगजेब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इधर येसुबाई उस आदमी को काल कोठरी में डाल देती हैं जिसने ये संदेश लिखा था। जो भी लोग सोराबाई के साथ साजिश में थे उन्हें संभाजी हाथी से कुचलवा देते हैं। मराठा साम्राज्य में गद्दारों के लिए कोई जगह नहीं थी। मामा हमीर अपनी बहन सोराबाई को गुस्से में डांट रहे थे, तूने ऐसा करने का सोचा भी कैसे? तुझे पता भी है तूने साम्राज्य को कितना बड़ा जोखिम में डाल दिया है। सोराबाई भी चुप रहने वाली नहीं थी। उन दोनों के बीच रोज की बहस होने लगी। लेकिन अब सोराबाई का सपना बिखर चुका था। अपने बेटे को छत्रपति बनाने का जो अरमान था वो अब मिट्टी में मिल चुका था। अब हम देखते हैं औरंगजेब पहुंचता है। बुरहान पूरी तरह से तबाह हो चुका था, सब कुछ मिट्टी में मिल गया था, मगर एक आदमी अभी भी जिंदा था, खान जमान। औरंगजेब उससे देखता है और गुस्से से कहता है, हमारे अब्बू शाहजहां ये ताज हमारे भाई द्वारा सिखों के सर पर सजाना चाहते थे, पर हमने उसका सर ही काट दिया और उन्हें तोहफे में दे दिया। फिर वो एक ठंडी सी हंसी के साथ बोलता है, हमने अपने अब्बू को मारा नहीं, बस 8 साल तक कैद में रखा। रोज एक ही रोशनदान से ताजमहल देखते देखते उनकी जान निकल गई। और अब एक 24 साल का लड़का उनके सबसे खूबसूरत शहर को कब्रिस्तान बनाकर चला गया और खान जमान कुछ नहीं कर पाया। बस इतना सोचना था कि औरंगजेब ने उसका गला काट दिया। इस बीच औरंगजेब की बेटी उससे एक और बड़ी खबर देती है, संभाजी ने अकबर को पनाह दी है। ये सुन के औरंगजेब का खून खौल उठता है। मैंने अपने पूरे खानदान की लाशों पर कदम रख के ये ताज पहना था, अब ये ताज तभी पहनूंगा जब संभाजी की चीखें पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगी। बस औरंगजेब की सेना एक भयानक तूफान की तरफ आगे बढ़ गई। हर रास्ते में हिंदू गांवों को जलाए गए, मंदिर तबाह किए गए और लोग मार डाले गए। ये इंसानियत की हदों को तोड़ देने वाला अत्याचार था। हर तरफ चीखे, खून, बर्बादी, कोई नहीं छोड़ा गया। लेकिन संभाजी सिर्फ देखने के लिए नहीं बैठे थे, उन्होंने अपने सैनिकों के साथ एक मजेदार रणनीति बनाई। औरंगजेब की फौज अलग अलग झुंड में अलग अलग शहरों पर हमला कर रही थी। संभाजी ने भी एक और 11 वाली रणनीति अपनाई। वो भी छोटी छोटी टोलियों में बढ़ गए और हर एक अलग अलग मुगल झुंड पर हमला कर दिया। जहाँ भी मुगलों का एक हिस्सा बढ़ता वहाँ से संभाजी की सेना उसको तोड़ने आ जाती। ये एक सुरक्षित और तेज युद्ध नीति थी जिसने मुगल सेना आधी कर दी। इस बीच एक और बड़ी घटना घट गई। सोराबाई बीमार पड़ गई और उनका देहांत हो गया। लेकिन संभाजी रुकने वालों में से नहीं
नहीं थे, एक के बाद एक मुगल हमले को तोड़ रहे थे। औरंगजेब की नींद उड़ चुकी थी, हर दिन एक नई बुरी खबर मिल रही थी और तब एक बड़ा धक्का लगा। मुगलों को अकबर के ठिकाने का पता लग गया। झटपट मुगल सेना ने अकबर के बसे पर हमला कर दिया, लेकिन अकबर बचकर निकल गया। उसे समझ आ गया कि यहाँ रुका तो पक्का मार दिया जाएगा, इसीलिए वो संभाजी को बता के वहाँ से 9-11 हो गया। तभी एक और खतरनाक खबर आई। संभाजी के मामा हामिर, जो उनके सबसे भरोसेमंद थे, मुगलों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। ये सुन के संभाजी का दिल दुख से भर गया। वही मामा हामिर, जो उनके गुरु थे, जो उनको तलवार चलाना सिखाए थे, जिनसे उन्होंने युद्ध जीतना सीखा था, आज वो उनसे बिछड़ गए थे। अब एक और बड़ा धोखा सामने आया। कई शहरों के प्रमुख लालच के चक्कर में मुगलों से मिल गए, लेकिन संभाजी सिर्फ हार देखने वाले नहीं थे। उन्होंने एक धमाकेदार चाल चल दी। एक अफवाह उड़ा दो, बता दो कि 10,000 मराठा सेना पुणे के रास्ते अकलूज की तरफ बढ़ रही है। इसके साथ दक्षिण के सभी प्रमुखों को बुला लो। ये संभाजी का मास्टर स्ट्रोक था। जब तक मुगल सेना पुणे में इंतजार करेगी 10,000 सेना का, जो कि हकीकत में है ही नहीं, तब तक हम चुपके से संगमेश्वर से अकलूज जाकर औरंगजेब का काम तमाम कर देंगे। और आखिर संभाजी संगमेश्वर पहुंच गए। वहाँ एक आग लगाने वाला भाषण दिया, सभी सैनिकों को स्वराज के लिए लड़ने के लिए जोश भर दिया। लेकिन तभी रात के अंधेरे में कुछ सैनिकों ने देखा, गेट के रास्ते से एक सेना चुपके चुपके आगे बढ़ रही थी। जब ध्यान से देखा तो वो मुगल फौज थी, जो संभाजी की तरफ आ रही थी। संगमेश्वर पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता वही था जिससे औरंग की सेना जा रही थी। सबके दिमाग में ये सवाल आया कि उन्हें यह रास्ता कैसे पता चला। असल में संभाजी महाराज के ही 2 भाइयों ने सत्ता के लालच में औरंगजेब की सेना को ये रास्ता बता दिया। ये उनकी बड़ी गद्दारी थी। संभाजी के साथ सिर्फ 150 लोग थे और सामने 5,000 की सेना। फिर भी संभाजी ने कभी पीछे हटना नहीं सीखा था, तो वो पूरी शौर्य के साथ लड़ने लगे। उनके साथ उनके सच्चे मित्र कभी कलश भी थे। एक तरफ सिर्फ 150 वीर, दूसरी तरफ 5,000 दुश्मन। कोई छोटी बात नहीं थी। संभाजी और उनके वीरों ने दुश्मनों को खूब चकमा दिया, मगर धीरे धीरे उनके लोग शाही मुगल सेना के हाथों शहीद होते गए। संभाजी का खून खौल उठता है और वो शेर की तरह दुश्मनों पर टूट पड़ते हैं। उन्होंने अपने एक साथी को अपनी माला दी और कहा, ये सुवाई तक ये संदेश पहुँचाना। दुश्मन पूरी शिद्दत से इनको पकड़ने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार कई सिपाही मिलकर उन्हें जंजीरों से बांध देते हैं। कभी कलाश भी बेहोश हो चुके थे, लेकिन जैसे ही होश आया उन्होंने भी लड़ना शुरू कर दिया, मगर मुगल सेना ने कभी कलाश को भी गिरफ्तार कर लिया। फिर दोनों को औरंगजेब के सामने पेश किया गया। औरंगजेब बहुत खुश था कि संभाजी अब उसके सामने है। उसने कहा, 9 साल से हम अपनी हर नमाज में तुम्हारे दीदार की दुआ मांग रहे थे। उसके सिपाही ने कहा, इसका गोश्त कुत्तों को खिला के इसकी नस्ल ही खत्म कर दो। तभी कभी कलश ने जवाब दिया, हमारे गोश्त से तुम्हारे कुत्ते वफादार बन जाएंगे। औरंगजेब ने संभाजी से पूछा, क्या है ये स्वराज? संभाजी ने कहा, ये स्वराज सह्याद्री के पहाड़ों में, गोदावरी की लहरों में, रायगढ़ की मिट्टी में, जलना की गलियों में, नासिक की हवाओं में, कनकला के चरणों में है। ये स्वराज हमारी नस नस में है। औरंगजेब ने फिर फरमान दिया, इसको इतना दर्द दो कि जब ये मौत की भीख मांगे तब भी सिर्फ चीखे निकले। संभाजी हंसकर बोले, मौत के घुंघरू पहन के हम नाचते हैं, तू क्या हमें मौत से डराएगा? तभी औरंग की बेटी ने कहा, इसके सारे नाखून खींच लो। मुगल सिपाही आगे बढ़े, मगर चाहे जितनी भी कोशिश की, संभाजी की मुट्ठी नहीं खुल रही थी। तब संभाजी ने खुद अपनी मुट्ठी खोल दी और कहा, कर लो जो करना है। फिर भी उनका चेहरा एक पल के लिए भी दर्द नहीं दिखाता। रायगढ़ में यशुभाई और पूरा परिवार संभाजी के सुरक्षित होने की प्रार्थना कर रहा था, मगर संभाजी को अब नए नए टॉर्चर दिए जा रहे थे। उनकी आंखें निकालने का हुक्म दिया गया। जब आंखें निकालने वाला सिपाही घबरा गया तो संभाजी ने मुस्कुरा के कहा, लो निकाल लो। औरंगजेब ने उनसे एक आखिरी बार हाथ मिलाने को कहा और इस्लाम कबूल करने की शर्त रखी। संभाजी हंसे और बोले, तो हमसे हाथ मिला, हमारे साथ जिंदगी बदल जाएगी और तुझे अपना धर्म भी नहीं बदलना पड़ेगा। ये सुन के औरंगजेब गुस्सा से पागल हो गया। उसकी बेटी चिल्लाई, इसकी जुबान काट दो, मगर संभाजी ने खुद अपनी जुबान बाहर निकाल दी और कहा, लो ये भी कर लो। जिस वक्त संभाजी की शहीद होने की घटना हुई,
मराठा की रगों में स्वराज का जोश फिर से जाग उठा। येसुबाई ने नए छत्रपति के रूप में राम राजा का राज्याभिषेक किया। जब औरंगजेब को पता चला कि मराठा का छत्रपति अब भी जिंदा है तो उसने गुस्से में उस संदेश लाने वाले को ही मार डाला। औरंगजेब हैरान था, काश मेरी औलाद संभाजी जैसी होती तो दुनिया मेरी होती। 11 मार्च 1689 छत्रपति संभाजी महाराज शहीद हो गए, मगर उन्होंने दुश्मन के आगे कभी सर नहीं झुकाया। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। विकी कौशल ने जो छत्रपति संभाजी महाराज का रोल निभाया वो दिल जीत लेने वाला है। जब वो दहाड़ते हैं, जब वो लड़ते हैं, जब वो मरने को तैयार होते हैं, हर सीन एक अलग ही फील देता है। उनके एक्सप्रेशन, डायलॉग्स, डिलीवरी, बॉडी लैंग्वेज सब एकदम परफेक्ट है। ये फिल्म देखते वक्त आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और लास्ट के सीन्स में आप शायद रो भी पड़ेंगे। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक इतिहास है, एक लेसन है। आजकल के लड़के लोग बुलेट या थार चला के अपने आप को मर्द समझते हैं, मगर असली मर्दांगी ये होती है कि आप अपने परिवार के लिए क्या कर रहे हो, अपने रिश्तों को कैसे निभा रहे हो। और दोस्ती, कवि कलश ने जो किया वो असली दोस्ती थी। उसने अपने मित्र के साथ आखिरी सांस तक साथ दिया। फिल्म काफी अच्छी तरह से बनाई गई है, जो स्टोरी से जुड़ा एक मास्टरपीस है। इसीलिए दोस्तों मैं फिर से कहूंगी कि यह फिल्म एक बार थिएटर में जरूर देखना। और अगर मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मूवी रिव्यू या एक्सप्लेनेशन के साथ।